तो दोस्तों, क्रिकेट का महायुद्ध बस शुरू होने ही वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल, वो मुकाबला जो या तो इतिहास बनाएगा या फिर दिल तोड़ेगा। और इस बार टीम इंडिया पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि प्लेइंग 11 में ऐसा हंगामा मचा है कि न्यूजीलैंड के खेमे में अफरा तफरी मच गई है। अब तक के सफर की बात करें तो रोहित शर्मा एंड कंपनी ने इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को धो पहुंचकर सेमीफाइनल में एंट्री मारी थी। सेमीफाइनल में सामने था ऑस्ट्रेलिया और भाई साहब, क्या गदर काटा भारतीय टीम ने। कंगारुओं को ऐसी पटखनी दी कि उन्होंने भी मान लिया, भैया ये टीम तो सीधा टाइटल लेने आई है। लेकिन असली परीक्षा तो अब है, फाइनल में फिर से न्यूजीलैंड का सामना। और हम सब जानते हैं कि कीवी टीम ने आईसीसी टूर्नामेंट्स में कई बार भारत का दिल तोड़ा है। लेकिन इस बार रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने ऐसी चाल चली है कि न्यूजीलैंड वालों की प्लानिंग धरी की धरी रह गई। पिछले कुछ मैचों में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले लोकेश राहुल समेत 3 खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह पर आर्शभ पंत समेत 3 नए खिलाड़ियों की एंट्री हुई है। यानी न्यूजीलैंड को अब नई स्ट्रैटेजी बनानी होगी, वरना पहले ही ओवर से ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। और ठहरिए, ये तो बस शुरुआत थी। पिछले 4 मैचों से बाहर चल रहे 2 घातक खिलाड़ी अब पूरी तरह फिट होकर वापसी कर चुके हैं। यानी अब टीम इंडिया पहले से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा मजबूत और ज्यादा विध्वंसक बन चुकी है। न्यूजीलैंड के लिए यह किसी डरावने सपने से कम नहीं होगा। अब खेल ऐसा है कि या तो ट्रॉफी उठाओ या फिर पछताने के लिए 4 साल इंतजार करो। ये फाइनल है, एक ही मौका है और दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली हैं। बल्ले से आग बरसेगी, गेंदबाजी से कहर टूटेगा और फील्डिंग में बाज की नजर होगी। तो दोस्तों, अब सिर्फ कुछ ही घंटों में तय होगा कि क्या टीम इंडिया इस बार न्यूजीलैंड से बदला लेकर चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी उठाएगी या फिर कीवी टीम फिर से विलेन बनकर हमारे जश्न पर पानी फेर देगी। तैयार रहिए, क्योंकि ये मुकाबला दिलों की धड़कनें बढ़ाने वाला है। दोस्तों, घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं, मैदान सज चुका है और क्रिकेट का सबसे बड़ा जंग बस शुरू होने ही वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल, जहां टीम इंडिया और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगी और मुकाबला इतना भयंकर होगा कि स्क्रीन के सामने बैठा हर फैन अपनी सीट से उछलने वाला है। अब सवाल यह है कि कब, कहां और कितने बजे होगा यह महायुद्ध, और इस महामुकाबले का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग फ्री में कहां देखने को मिलेगी। साथ ही ये भी जानेंगे कि पिच का मिजाज कैसा होगा। क्या बल्लेबाज चौके छक्कों की बारिश करेंगे या फिर गेंदबाज अपने स्पेल से टहलका मचा देंगे। और सबसे बड़ी बात, अब तक के वनडे रिकॉर्ड में भारत और न्यूजीलैंड के बीच जीत हार के आंकड़े क्या कहते हैं। लेकिन ठहरिए, इस हाई वोल्टेज फाइनल से जुड़ी कुछ बेहद खास और मजेदार बातें भी हैं जो आपको मैच शुरू होने से पहले जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि भाई साहब, क्रिकेट में सिर्फ बैट और बॉल ही नहीं बल्कि आंकड़ों का भी जबरदस्त खेल चलता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस बार चैंपियंस ट्रॉफी उठाए और इतिहास रच दे, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक ठोकिए और हमारे चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, तारीख याद रखो, 9 मार्च दिन रविवार, क्योंकि इस दिन सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि इतिहास रचा जाएगा। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जहां दोपहर 2:30 बजे पहला गेंद फेंका जाएगा और 2 बजे सिक्का उछलेगा। लेकिन दिल की धड़कनें तो अभी से तेज हो गई होंगी। अब सवाल ये कि इस महामुकाबले को कहां देखें। घबराने की जरूरत नहीं भाई, टीवी पर इसका सीधा प्रसारण स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क और डीडी स्पोर्ट्स पर होगा। और अगर आप टीवी से ज्यादा मोबाइल से चिपके रहने वाले इंसान हो तो फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी इसका मजा ले सकते हो। यानी डेटा खत्म होने का भी डर नहीं और बोर होने का तो सवाल ही नहीं। तो भाइयों, कैलेंडर में तारीख मार्क कर लो, अलार्म सेट कर लो और हॉटस्टार का पासवर्ड कहीं लिख कर रख लो, क्योंकि ये मैच मिस करना मतलब क्रिकेट फैन होने के सारे हक खो देना। अब इंतजार किस बात का, तैयार हो जाओ एक हाई वोल्टेज फाइनल के लिए, जहां रोमांच अपने चरम पर होगा और क्रिकेट का असली दीवाना बनने का मजा आएगा। वहीं पर अब अगर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पिच रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि दुबई की पिच एकदम बैलेंस्ड होगी, तो बता दें, बल्लेबाजों के लिए ये पिच उतनी ही आसान है जितना बिना पढ़ाई के एग्जाम टॉप करना। मतलब स्पिनर्स यहां ऐसे कहर बरपाते हैं जैसे एग्जाम में सबसे टेढ़ा सवाल पहले पेज पर ही आ जाए। अब तक इस मैदान पर 4 टीमें आईं, खेली और गईं, लेकिन सिर्फ टीम इंडिया ने यहां सबसे ऊंचा स्कोर खड़ा किया है। और अब फाइनल भी उसी पिच पर खेला जाएगा जहां भारत ने पाकिस्तान को ऐसे उलझाया था जैसे कान में पड़े ईयरफोन के वायर। शुरू में तेज गेंदबाज थोड़ा चमकते हैं, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है, स्पिनर्स की लॉटरी लग जाती है। यहां पर जो भी टीम टॉस जीतती है वो पहले बैटिंग करना पसंद करती है, क्योंकि रन बनाना मुश्किल होता है, लेकिन चेज करना तो और भी मुश्किल।
अब तक खेले गए 4 मैचों में स्पिनर्स ने 30 विकेट झटक लिए हैं। यानी पिच इतनी स्पिन फ्रेंडली है कि गेंद बल्लेबाज से ज्यादा फील्डर से दोस्ती कर लेती है। अब अगर भारत की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती यहाँ के भूत बन चुके हैं। मतलब बल्लेबाजों को दिखते तो हैं लेकिन समझ में नहीं आते। और मोहम्मद शमी भी इस पिच पर ऐसी आग उगल चुके हैं कि बल्लेबाजों के बैट से ज्यादा उनके दिमाग के गियर घिस चुके हैं। तो दोस्तों, इस पिच पर खेलने का असली मजा वही लेगा जो गेंदबाजों से दोस्ती कर ले और बैट्समैन की तरह नहीं बल्कि सर्वाइवर की तरह खेले। तो तैयार हो जाइए इस हाई वोल्टेज फाइनल के लिए, जहां बल्लेबाज नहीं बल्कि गेंदबाज शो चलाएंगे और स्पिनर्स तो हेडलाइन बना देंगे। दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं, आंकड़ों का भी खेल है। और अगर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के आंकड़ों को देखें तो यहां टीम इंडिया का ऐसा जलवा है कि विरोधियों की हालत सूरज के आगे बर्फ जैसी हो जाती है। पिघलने में देर नहीं लगती। अब जरा इन धमाकेदार आंकड़ों पर नजर डालिए। टीम इंडिया ने इस मैदान पर कुल 10 मैच खेले हैं, जिनमें से 9 में जीत हासिल की और 1 मुकाबला टाई रहा, यानी हार का नामो निशान तक नहीं। वहीं बेचारे न्यूजीलैंड ने 3 मैच खेले और उनमें से 2 में तो धूल ही चाटी, जबकि 1 मैच का नतीजा ही नहीं निकला। मतलब दुबई का मैदान भारत के लिए वही है जो समुंदर के लिए मछली। यहां हमारी टीम खेलती नहीं बल्कि राज करती है। और उधर न्यूजीलैंड के लिए ये पिच वैसी ही है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी कब कहां ठोकेगी पता नहीं। अब जब आंकड़े ही बता रहे हैं कि दुबई में इंडिया का सिक्का चलता है, तो कप्तान रोहित शर्मा भी अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं और मैदान पर ऐसा तूफान आएगा कि कीवी टीम की उम्मीदें तिनकों की तरह उड़ जाएंगी। तो दोस्तों, तैयार रहिए इस महामुकाबले के लिए, जहां भारत की जीत लगभग तय है और न्यूजीलैंड के लिए रास्ते में सिर्फ कांटे ही कांटे। तो दोस्तों, अब अगर टीम इंडिया की न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 की बात करें तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा न्यूजीलैंड की टीम को इस मुकाबले में बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए अपनी प्लेइंग 11 में कई जरूरी और बड़े बदलाव करते हुए अपनी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम की ऐसी दिखाई देगी सबसे मजबूत प्लेइंग 11। तो प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर कप्तान रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। रोहित शर्मा नाम तो सुना ही होगा। जब ये बंदा फॉर्म में होता है तो बॉल को स्टेडियम से बाहर भेजना उसका रोज का रूटीन लगता है। लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी में उनके बल्ले का मूड थोड़ा मूडी रहा है। कभी आग उगली, कभी बुझती लौ की तरह शांत हो गया। अब तक के सफर में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 41 रन की झन्नाटेदार पारी खेली, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ बल्ला जरा गुस्से में था, बस 20 रन बनाकर चलता बना। न्यूजीलैंड के खिलाफ तो 15 रन बनाकर ऐसे गए जैसे ट्रेन छूट रही हो। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम सामने थी, तब हिटमैन ने मोर्चा संभाला और 28 रन की जुझारू पारी खेली। कुल मिलाकर स्कोरबोर्ड पर कोई शतक वतक नहीं दिखा, लेकिन जितना भी रन आया टीम इंडिया की जीत में काम आया। पर फाइनल में बात अलग है। यहां सिर्फ रन नहीं, कहानी लिखी जाती है। ट्रॉफी उठाने के लिए बल्ला गरजना ही पड़ेगा, और अगर रोहित का बल्ला गरज गया तो फिर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की शामत तय है। वैसे भी हिटमैन बड़े मौकों के खिलाड़ी हैं, और ये तो फाइनल है बॉस। यहां ना सिर्फ रन बरसते हैं बल्कि क्रिकेट के इतिहास की किताबों में नए पन्ने जोड़े जाते हैं। अब अगर रोहित के वनडे करियर की बात करें तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बॉलर्स के लिए एक डरावनी कहानी है। 272 वनडे, 11,000 से ज्यादा रन, 32 शतक और 57 अर्धशतक। यानी जब ये बंदा सेट हो जाता है तो बॉलिंग अटैक किसी स्कूल क्रिकेट टीम जैसा लगने लगता है। तो क्या इस बार हिटमैन अपने बल्ले से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का इंटरव्यू लेने वाले हैं, या फिर कोई अनहोनी ट्विस्ट आने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर हिटमैन का बल्ला गरज गया तो बाद में मत कहना पहले ही बताया था। वहीं नंबर 2 पर दूसरे ओपनर शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट के मैदान में जब कोई बल्लेबाज गेंदबाजों की क्लास लगाने में मास्टर हो जाता है तो उसे बस एक नाम मिलता है, गिल संहारण मोड। और इस चैंपियंस ट्रॉफी में अगर किसी का बल्ला सबसे ज्यादा वाइब्रेट हुआ है तो वो हैं शुभमन गिल। जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है तब से वो ऐसे बैटिंग कर रहे हैं जैसे हर गेंद का जवाब गूगल सर्च से पहले ही निकाल लिया हो। टूर्नामेंट का पहला मैच आया और गिल ने बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा शतक ठोका कि क्रिकेट फैंस ने कहा, भाई ये बंदा तो पहले ही ओवर से मूड बनाकर आया है। पाकिस्तान के खिलाफ भी पूरे स्वैग में खेलते हुए 46 रन ठोक दिए। बल्ला ऐसा चला कि पाकिस्तानी गेंदबाजों को समझ ही नहीं आया कि गेंद फेंक रहे हैं या फिर गिल का बैटिंग शो देख रहे हैं। लेकिन फिर कहानी में आया ट्विस्ट। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गिल के बल्ले ने अचानक लो बैटरी मोड ऑन कर लिया। एकदम से ऐसा लगा कि गिल सोच में पड़ गए। हर मैच में रन बनाना जरूरी है क्या? बल्ला शांत हो गया, फैंस की धड़कनें बढ़ गईं और आलोचक बोले, अब क्या होगा?
पर असली क्रिकेट फैंस जानते हैं कि असली गिल गब्बर फाइनल में दिखता है। फाइनल में वो वाला शुभमन गिल आएगा जो गेंदबाजों को सिर पकड़ने पर मजबूर कर देता है। और वैसे भी ये सिर्फ फॉर्म की बात नहीं है, आंकड़ों की दुनिया में भी शुभमन गिल का नाम टॉप पर चमक रहा है। पिछले कुछ समय में उनकी बैटिंग का लेवल ऐसा अपग्रेड हुआ कि आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 की कुर्सी भी उन्हीं के पास आ गई। अब वनडे करियर पर नजर डालें तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं, एक वार्निंग है कि फाइनल में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए क्या आने वाला है। सिर्फ 54 मैचों में लगभग 2800 रन, औसत 60, 8 शतक, 15 अर्धशतक। मतलब ये बंदा सिर्फ फ्यूचर स्टार नहीं बल्कि प्रेजेंट सुपरस्टार बन चुका है। वहीं नंबर 3 पर विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला आ चुका है और जब मैदान पर विराट कोहली होंगे तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की हालत वैसी ही होगी जैसी रिजल्ट वाले दिन बैक बेंचर्स की होती है। टेंशन, डर और सिर्फ भगवान का सहारा। इस चैंपियंस ट्रॉफी में कोहली का बल्ला कभी वायरलेस चार्जिंग पर दौड़ता दिखा तो कभी लो बैटरी मोड में चला गया। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि विराट थोड़ा ठंडे पड़े हैं, उनसे बस एक ही बात कहनी है, बेटा तूफान से पहले की शांति को हल्के में मत ले। टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, बांग्लादेश के खिलाफ बल्ला सिर्फ 22 रन के लिए चला। ऐसा लगा विराट ने कहा हो अभी हाथ सेट कर रहा हूं। फिर पाकिस्तान आया और कोहली ने पूरे दम से बल्ला घुमाया। नाबाद 100 रन ठोककर पाकिस्तान को ऐसा विदा किया कि उनके गेंदबाजों का आत्मविश्वास भी साथ में बैग पैक कर चला गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्ला थोड़ी देर साइलेंट मोड में रहा और सिर्फ 11 रन बने। लेकिन सेमीफाइनल में जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट बैटिंग करने आए तो स्टेडियम में एक ही आवाज गूंज रही थी, अब मजा आएगा ना। भीड़ू 84 रन ठोककर टीम इंडिया को फाइनल का गोल्डन टिकट दिला दिया। अब वनडे करियर की बात करें तो ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, गेंदबाजों के लिए डरावना सपना है। 301 वनडे मैच, 14,000 से ज्यादा रन, 51 शतक, 74 अर्धशतक और लगभग 60 की औसत। यानी जब विराट क्रीज पर होते हैं तो गेंदबाजों के लिए गुड नाइट का टाइम हो जाता है। वहीं नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर खेलते नजर आएंगे। इस बंदे की बैटिंग किसी मसाला फिल्म के हीरो जैसी है। पहले हल्की एंट्री, फिर स्लो मोशन में बैट उठाना और फिर ऐसी ताबड़तोड़ हिटिंग कि गेंदबाज बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक सुनने लगते हैं। अब तक के सफर की बात करें तो बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 15 रन बनाकर ऐसा लगा कि अय्यर फील्ड पर बैटिंग करने नहीं, बस पिच का इंस्पेक्शन करने आए थे। लेकिन फिर जैसे ही उनके बल्ले का वार्म अप कंप्लीट हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ 56 रनों की इनिंग खेलकर उन्होंने गेंदबाजों को कहीं का नहीं छोड़ा। फिर आया न्यूजीलैंड वाला मुकाबला और भैया वहां तो 69 रन की ऐसी क्लास दिखाई कि फील्डर सिर्फ गेंद उठाने के लिए इधर उधर दौड़ते रह गए। और फिर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 45 रन की तूफानी पारी खेलकर अय्यर ने कंगारुओं को याद दिलाया कि भाई हमसे पंगा मत लेना वरना बाउंड्री पार गेंद ढूंढते रह जाओगे। अब वनडे करियर को देखो तो रिकॉर्ड खुद बोलते हैं। 69 मुकाबले, 2800 रन के करीब, 5 शतक, 22 अर्धशतक। मतलब जब ये क्रीज पर होते हैं तो बॉलर सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इसे आउट करवा दो, बाकी सब देख लेंगे। लेकिन अब असली खेल फाइनल में है। क्या श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपरहिट सेंचुरी मारने वाले हैं या फिर उनका बल्ला ऐसा टहलका मचाएगा कि विपक्षी टीम का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही डाउन हो जाएगा। वहीं नंबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलते नजर आएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हाई वोल्टेज मुकाबला, हर किसी की नजरें भारतीय प्लेइंग 11 पर। लेकिन जैसे ही टीम अनाउंस हुई सबके मुंह से एक ही सवाल, लोकेश राहुल कहां गए? और फिर जब जवाब मिला कि विकेट कीपर की जिम्मेदारी ऋषभ पंत को सौंपी गई है तो क्रिकेट फैंस की एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई। कप्तान रोहित शर्मा ने वो चाल चली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऋषभ पंत जो अब तक इस टूर्नामेंट में मैदान के बाहर से मैच देखते रहे थे, अब सीधे फाइनल में उतरने को तैयार हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कोई सुपर हीरो पूरी फिल्म में गायब रहे और क्लाइमैक्स में धमाकेदार एंट्री मारे। जब से उनका नाम फाइनल की प्लेइंग 11 में आया है तब से हर कोई यही सोच रहा है, क्या ये मास्टर स्ट्रोक टीम इंडिया को चैंपियन बना पाएगा? लोकेश राहुल इस टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखा चुके थे, विकेट के पीछे भी और बल्ले से भी। लेकिन रोहित शर्मा ने आखिरी मुकाबले में पंत पर दांव खेला है। और क्यों ना हो, पंत वो खिलाड़ी हैं जो किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, जो किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकते हैं और सबसे बड़ी बात, दबाव में भी मुस्कुराते हुए छक्के मार सकते हैं। अगर उनके वनडे रिकॉर्ड की बात करें तो सिर्फ 31 मैचों में ही वो 900 रन ठोक चुके हैं, वो भी तेज तर्रार स्ट्राइक रेट से। यानी अगर वो जम गए तो विपक्षी टीम के गेंदबाजों के लिए फाइनल किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या फाइनल में उनकी ये धमाकेदार एंट्री भारत के लिए जीत की स्क्रिप्ट लिख पाएगी या फिर ये दांव
उल्टा पड़ सकता है। खैर जो भी हो, एक बात तो तय है, इस फाइनल में रोमांच अपने चरम पर होगा, क्योंकि ऋषभ पंत के हाथों में सिर्फ ग्लव्स ही नहीं बल्कि टीम इंडिया की ट्रॉफी जीतने की उम्मीदें भी हैं। वही नंबर 6 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। अब जरा सोचिए, एक ऐसा खिलाड़ी जो बैटिंग में गेंद को स्टेडियम से बाहर भेजने की गारंटी देता है, बॉलिंग में बल्लेबाजों को स्विंग और रफ्तार के चक्रव्यूह में फंसा देता है और फील्डिंग में गिरते पड़ते भी हवा में उड़कर कैच लपक लेता है। मतलब ये इंसान है या क्रिकेट का सुपर हीरो? और ये कोई और नहीं बल्कि हमारे हार्दिक पांड्या हैं, जिनका नाम सुनते ही विपक्षी टीमों के पसीने छूट जाते हैं। इस चैंपियंस ट्रॉफी में हार्दिक ने पहले तो शांत स्वभाव से बल्लेबाजी की, लेकिन जैसे ही जरूरत पड़ी उन्होंने अपने मौला अली अंदाज में चौकों छक्कों की ऐसी बारिश कर दी कि गेंदबाजों को समझ ही नहीं आया कि अभी अभी हुआ क्या। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब भारतीय टीम मुश्किल में थी, तभी हार्दिक पांड्या सुपर हीरो की तरह आए और 45 रन ठोककर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। भाई हमसे गलती क्या हुई? फिर सेमीफाइनल में जब ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया पर दबाव बनाने की कोशिश की तो हार्दिक ने मूड ऑन किया और 28 रन ठोककर यह जता दिया कि भाई साहब, फाइनल की टिकट तो हमारी जेब में ही रहेगी। बल्लेबाजों के लिए तो वह पहले से ही खौफ का दूसरा नाम है, लेकिन गेंदबाज भी सोच रहे थे कि भाई हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो हमें पांड्या के सामने गेंदबाजी करनी पड़ रही है। बात सिर्फ बैटिंग की नहीं है, बॉलिंग में भी ये जनाब इतने कंजूस हैं कि विपक्षी बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए उधार लेने की नौबत आ जाती है। इस टूर्नामेंट में अब तक 4 विकेट झटक चुके हैं और गेंदबाजी ऐसी कि बल्लेबाज डिफेंस खेलूं या बल्ला फेंक कर भाग जाऊं वाली दुविधा में फंसा रहता है। गेंद में स्विंग है, रफ्तार है और सबसे खतरनाक चीज अचानक से सरप्राइज बाउंसर फेंकने की कला, यानी बल्लेबाज को यह भी नहीं पता चलता कि अगली गेंद पर कैच आउट होना है या क्लीन बोल्ड। अब जरा उनके वनडे रिकॉर्ड पर भी नजर डाल लें। 92 मुकाबले, 90 विकेट, 1900 से ज्यादा रन और 11 अर्धशतक। मतलब गेंदबाजों के लिए यह इंसान क्रिकेटर नहीं बल्कि बुरा सपना है। जब इनका बल्ला चलता है तो गेंदबाजों का हाल ऐसा हो जाता है जैसे गणित के पेपर में बिना तैयारी के बैठा स्टूडेंट, बस भगवान भरोसे। अब बड़ा सवाल यह है, क्या न्यूजीलैंड इस तूफान को रोक पाएगा? और इसका सीधा जवाब है नहीं भाई, भूल जाओ। जब वह बल्लेबाजी करेंगे तो बाउंड्री की बौछार होगी और जब गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाजों के पास सिर्फ पवेलियन लौटने की टिकट बचेगी। वही नंबर 7 पर दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट में 2 तरह के खिलाड़ी होते हैं, एक वो जो हर समय सुर्खियों में रहते हैं, हर चौके छक्के के बाद ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो, और फिर होते हैं अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी जो मैदान पर आते हैं, अपना काम चुपचाप करते हैं, बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल में उलझाकर चलता कर देते हैं और चेहरे पर वही शांत मुस्कान लिए वापस लौट जाते हैं। अब इस चैंपियंस ट्रॉफी में ही देख लीजिए, जैसे ही बांग्लादेश के खिलाफ गेंद थामी, 2 विकेट झटक कर बता दिया कि भाई मैं सिर्फ घूमने नहीं आया बल्कि गेंद भी घूमेगी। पहले बल्लेबाजों को लगा कि ये तो सीधी बॉल फेंक रहा है, आसान रहेगा, लेकिन जैसे ही गेंद पिच पर गिरी उसने ऐसी घूमने की ठानी कि स्टंप्स उखड़ गए और बल्लेबाज का चेहरा ऐसा हो गया जैसे गलती से बिना नमक की दाल खाली हो। फिर आया पाकिस्तान वाला मुकाबला। अक्षर भाई ने वहां भी अपनी फिरकी से 1 विकेट उड़ा दिया और गेंदबाजी इतनी टाइट रखी कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड से उधार लेना पड़ गया। लेकिन असली मजा तब आया जब न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया मुश्किल में थी और उन्होंने बल्ला घुमाकर 41 रन ठोक दिए। यानी अब वो सिर्फ गेंदबाज नहीं बल्कि ऑलराउंडर पैकेज बन चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज सेमीफाइनल में आया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और भाई ने बिना घबराए 27 रन ठोक दिए। ऊपर से गेंदबाजी में भी ऐसी कंजूसी दिखाई कि कंगारू बल्लेबाजों को लगा, यार ये तो 1 रन देने से पहले 100 बार सोच रहा है। अब असली धमाका फाइनल में होगा जब अक्षर पटेल की फिरकी का जादू चलेगा और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के पास सिर्फ 2 ऑप्शन होंगे, या तो आउट हो जाओ या फिर आउट होने का कोई बहाना बना लो। वही नंबर 8 पर तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट के मैदान पर कुछ खिलाड़ी अपनी बैटिंग से धमाल मचाते हैं, कुछ गेंदबाजी से कहर बरपाते हैं और कुछ फील्डिंग में ऐसे चौकन्ने होते हैं कि गेंद खुद शर्मिंदा होकर उनके हाथों में चली आती है। लेकिन फिर आता है रविंद्र जडेजा, जो इन तीनों का मिक्सअप है, बैटिंग का घमासान, बॉलिंग की तबाही और फील्डिंग में बिजलियों से तेज। अब चैंपियंस ट्रॉफी में जड्डू का कहर देखिए। पाकिस्तान के खिलाफ जब गेंद थामी तो इतनी कंजूस गेंदबाजी की कि पाकिस्तानी बैटर रन मांगते रह गए और जड्डू ने कह दिया,
भाई लाइन में लगो। सिर्फ एक विकेट लिया, लेकिन रन रोकने में ऐसा जादू दिखाया कि बल्लेबाजों को लगा कि ये रन नहीं, किसी सरकारी स्कीम की सब्सिडी है, मिलेगी तो मिलेगी, नहीं तो भूल जाओ। फिर आया न्यूजीलैंड का मुकाबला। बैटिंग में आए, 16 रन ऐसे ठोके जैसे किवी टीम का स्वागत ही करना था। और जब गेंदबाजी की बारी आई तो एक विकेट झटक कर न्यूजीलैंड को समझा दिया कि भाई मैं सिर्फ खेलने नहीं, निपटाने आया हूं। अब असली धमाका सेमीफाइनल में हुआ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जड्डू ने अपनी फिरकी से 2 कंगारू बल्लेबाजों को ऐसी स्पिन में उलझाया कि उन्हें खुद समझ नहीं आया कि ये गेंदबाजी हो रही थी या कोई गोल गोल घूमता हुआ धोखा। उनकी गेंदें इतनी घूमी कि बैटर का हाल वैसा हो गया जैसा क्लास में बिना पढ़ाई के बैठे स्टूडेंट का होता है, कुछ समझ ही नहीं आता। अब बारी है फाइनल की, और न्यूजीलैंड अगर सोच रहा है कि इस बार जड्डू से राहत मिलेगी तो भाई किताबों में गलत फैक्ट मत पढ़ो। इस बार तो बल्ला भी गरजेगा, गेंद भी आग उगलेगी, और फील्डिंग में रन चुराना वैसा ही मुश्किल होगा जैसे बिना ट्रेनिंग के सुपर हीरो बनना। अब वनडे रिकॉर्ड भी देख लो, 298 मैच, 2800 रन, 13 अर्धशतक और 225 विकेट। मतलब जड्डू सिर्फ खिलाड़ी नहीं, ऑलराउंडर इन्वेस्टमेंट प्लान है जहां पैसा नहीं, विकेट और रन बढ़ते हैं। तो न्यूजीलैंड के लिए सवाल वही है, क्या जडेजा को रोका जा सकता है? और इसका जवाब है भाई, रोका नहीं जा सकता, बस आउट होने के लिए तैयार रहो। वही नंबर 9 पर वॉशिंगटन सुंदर खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट के मैदान पर जब कोई खिलाड़ी खेलता है तो या तो वो बल्लेबाजी से जलवा दिखाता है या फिर गेंदबाजी से कहर बरपाता है। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं जो दोनों काम इतनी सफाई से करते हैं कि विरोधी टीम समझ ही नहीं पाती कि हमला कहां से हो रहा है। और ऐसे ही एक खिलाड़ी हैं वॉशिंगटन सुंदर। नाम सुनकर लग सकता है कि ये कोई क्रिकेटर नहीं, बल्कि किसी ऐतिहासिक वीर योद्धा का नाम है। लेकिन भाई साहब, मैदान पर जब खेलते हैं तो सच में किसी योद्धा से कम नहीं लगते। अब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में उन्हें मौका मिला है, और वो भी सीधे कुलदीप यादव की जगह। अब कुलदीप यादव ने इस टूर्नामेंट में ठीक ठाक गेंदबाजी की थी, लेकिन टीम इंडिया को चाहिए था एक ऐसा खिलाड़ी जो गेंदबाजी भी मजबूत करे और जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी आग उगले। और इसीलिए वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में शामिल कर दिया गया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि वॉशिंगटन सुंदर को इतनी तवज्जो क्यों मिल रही है, तो भाई पिछले कुछ मुकाबलों के आंकड़े उठा लीजिए। चाहे वनडे हो या T20, इस खिलाड़ी ने अपनी चालाक गेंदबाजी और शांत बल्लेबाजी से सबको खूब प्रभावित किया है। गेंद डालते हैं तो ऐसा लगता है कि बल्लेबाज के पास कोई जवाब ही नहीं, बॉल कम, जादू ज्यादा। और जब बल्ले से खेलते हैं तो हर शॉट में ऐसी समझदारी होती है कि दर्शकों को लगता है भाई ये बंदा सिर्फ हाथों से नहीं, दिमाग से भी खेल रहा है। अब जब उन्हें फाइनल में खेलने का मौका मिल गया है तो भाई ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्टेज है। यहाँ ना कोई डील चलेगी, ना कोई बहाना, बस शानदार परफॉर्मेंस का तड़का लगेगा। और अगर वॉशिंगटन सुंदर अपने टैलेंट के साथ उतरते हैं तो न्यूजीलैंड के लिए यही सवाल रह जाएगा। वही नंबर 10 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट में 2 तरह के गेंदबाज होते हैं, एक जो सिर्फ विकेट लेने के लिए मेहनत करते हैं और दूसरे जो बल्लेबाजों की नींद उड़ाने के लिए पैदा हुए होते हैं। मोहम्मद शमी दूसरी कैटेगरी में आते हैं। जब वो दौड़ते हुए गेंद फेंकने आते हैं तो बल्लेबाजों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है, भगवान इस ओवर में बचा लो। अब चैंपियंस ट्रॉफी में उनका जलवा देखिए। पहला ही मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ और सीधा 5 विकेट। भाई ने गेंदबाजी ऐसी कर दी कि बांग्लादेशी बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आया कि ये मैच खेल रहे हैं या किसी हॉरर शो में फंस गए हैं। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ थोड़ा ठंडे पड़े, कोई विकेट हाथ नहीं लगा। तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, क्या शमी भाई का जादू खत्म हो गया? लेकिन जनाब, बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ी ही चमकते हैं। और जब सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरे तो वही पुरानी आग में तपे हुए शमी लौट आए। 3 विकेट लेकर कंगारू बल्लेबाजों की पूरी बैटिंग लाइनअप को ऐसा हिला दिया कि उन्हें लगा कि ये कोई गेंदबाज नहीं, बल्कि तेज गेंदों से चलता हुआ भूचाल है। अब अगर कोई कहे कि शमी सिर्फ एक मैच के हीरो हैं, तो भाई उनके वनडे रिकॉर्ड देख लो। 107 वनडे, 205 विकेट, यानी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने का ठेका ही ले रखा है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस खौफ की कहानी है जो बल्लेबाजों के चेहरों पर तब दिखता है जब शमी अपनी गेंदबाजी की रफ्तार बढ़ाते हैं और स्टंप्स बिखर जाते हैं। अब फाइनल में जब वो गेंद लेकर दौड़ेंगे तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को 2 ही ऑप्शन बचेंगे, या तो बल्ले से खेल लो या फिर प्रार्थना करो कि गेंद सीधी विकेट पर न लगे। वही नंबर 11 पर वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट की दुनिया में 2 तरह के स्पिनर होते हैं, एक जो बल्लेबाजों को सोचने का मौका देते हैं और दूसरे जो बल्लेबाजों के सोचने की क्षमता ही छीन लेते हैं। वरुण चक्रवर्ती दूसरी कैटेगरी के खिलाड़ी हैं। जब वो गेंदबाजी करने आते हैं
तो बल्लेबाज के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता है, भाई ये बॉल घूमेगी कि मुझे ही घुमा कर रख देगी। अब इस चैंपियंस ट्रॉफी में भले ही शुरुआती 2 मुकाबलों में उन्हें प्लेइंग 11 में जगह न मिली हो, लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका मिला उन्होंने ऐसा गदर मचाया कि बल्लेबाजों को अपनी बैटिंग स्किल्स से ज्यादा भगवान पर भरोसा रखना पड़ा। मैच टाइट था, कीवी बल्लेबाज सेट हो चुके थे, इंडिया के हाथ से मुकाबला फिसलता दिख रहा था, लेकिन तभी वरुण चक्रवर्ती नाम का स्पिनिंग टॉर्नेडो आया और ऐसा कहर बरपाया कि न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी लाइनअप बिखर कर रह गई। 5 विकेट लेकर उन्होंने कीवी टीम की हालत ऐसी कर दी जैसे किसी बच्चे ने अपना होमवर्क अधूरा छोड़ दिया हो और अगले दिन टीचर ने पकड़ लिया हो, अब तो गए बेटा। लेकिन भाई ये तो सिर्फ ट्रेलर था। सेमीफाइनल में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरे तो वहां भी 2 विकेट झटक कर साबित कर दिया कि उनकी गेंदबाजी कोई टुक्का नहीं, बल्कि बल्लेबाजों के लिए क्रिकेटिंग हॉरर शो है। अब न्यूजीलैंड के लिए फाइनल में असली सिरदर्द यही है, वरुण चक्रवर्ती की गेंदों को खेलें कैसे, क्योंकि उनकी फिरकी में इतनी मिस्ट्री होती है कि बल्लेबाज क्रीज पर खड़े होकर सोचता है, भाई ये बॉल ऑफ स्पिन है, लेग स्पिन है, गूगली है या फिर बस सीधे आउट करने के लिए बनी है। और जवाब भूल जाओ, कुछ समझने का कोई चांस ही नहीं है। तो न्यूजीलैंड वालों, एक आखिरी चेतावनी, वरुण चक्रवर्ती का चक्रव्यूह ऐसा है जिसमें घुसने के बाद बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, डग आउट का रास्ता पकड़ लो। तो दोस्तों, मुकाबला बड़ा है, स्टेज तैयार है और महायुद्ध का बिगुल बज चुका है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या रोहित शर्मा की ये नई चमचमाती और खतरनाक प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड को धो पोंछ कर ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी या फिर कहीं कोई बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा? अब भाई ये तो मैदान में ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आपको अपनी एक्सपर्ट राय जरूर देनी चाहिए। क्या इस फाइनल मुकाबले में किसी और खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए था? कहीं ऐसा तो नहीं कि टीम इंडिया का सिलेक्शन देखकर न्यूजीलैंड वाले अभी से माथा पकड़कर बैठ गए हों, या फिर कोई सरप्राइज फैक्टर अभी भी बाकी है? तो बताइए कमेंट में, आपके हिसाब से कौन से खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में होना चाहिए? क्या ये वही टीम है जो हमें ट्रॉफी दिलाएगी, या फिर रोहित शर्मा को कोई और मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहिए था? बोलो दोस्तों, क्या लगता है, जीत पक्की है या खेल अभी बाकी है?